अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, इमरान खान साहब जेल में हैं और बाहर वो लोग जिन्होंने पार्टी को बहुत बाद में ज्वाइन किया इमरान खान के जेल में होने के दौरान, अब वो मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। मुख्तलिफ धड़ों से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आ रही हैं जिससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। इन तमाम लोगों ने हुकूमत को टक्कर देनी थी, टफ टाइम देना था, लेकिन अब ये तमाम लोग जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए खतरा बन चुके हैं। व्यूअर्स, मुख्तलिफ किस्म के बयानात इस वक्त मंजरेआम पर आपके सामने आ रहे हैं और दोनों तरफ से जितने भी धड़े हैं ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जिसका नुकसान जो है उस मैंडेट को हो रहा है, उस सपोर्ट को हो रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाम की तरफ से मिला। व्यूअर्स, लोग ये समझते हैं कि शायद वो इमरान खान से जब मुलाकात करके आते हैं तो जो स्टेटमेंट खान साहब ने अमानतन उन्हें दी होती है कि आप जाकर कौम को बताएं, लोगों को बताएं, ये उनकी अजारादारी है कि उसे चाहें तो ट्विस्ट कर दें, तब्दील कर दें, और हमने मुताबिद दफ़ा ये होते हुए देखा। अब इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को कैसे पहुंच रहा है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से लड़ाई क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महंगी पड़ सकती है। व्यूअर्स, शेर अफजल मरवत और अली जफर के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के हवाले से बयानात और तहफ़्फ़ुज़ात पर साहबजादा हामिद रज़ा का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नई मुमकिना मुश्किल की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से फंस चुकी है। मैं आपको इसकी एक वजह बता देता हूँ, कानूनी और आईनी वजह है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा हैं, ये आपको याद रखनी है, और इन पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्टी डिसिप्लिन लागू होगा। इख्तलाफ करने की सूरत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को डिसऑन कर सकती है, यह आपको याद रखना है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर इतराज और इसमें शमूलियत को एक गलती करार देना हामिद रज़ा की शदीद नाराजगी को हवा दे सकता है, और उन्होंने एक धमकी अमेज ट्वीट में ये कह दिया कि वो पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान की मुश्किलात बढ़ा सकते हैं। ये एक विसल ब्लोअर है और एक तरह से इशारा जो है उन्होंने दे दिया है। व्यूअर्स, हामिद रज़ा साहब की बात ना मानने की सूरत में वो बतौर पार्टी सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई का कह सकते हैं, क्योंकि आप डिसिप्लिन में आगे ना, आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया तो फिर उस पार्टी के आइन को देखना होगा कि पार्टी का चेयरमैन, पार्टी का सरबराह अगर आपको कोई बात कहता है तो उसको मानना आप पर कितना जरूरी होगा। व्यूअर्स, ये सवाल कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से अलग हो सकती है, तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं कि बज़ाहिर अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कानूनी और आईनी तौर पर किसी को ये, यानी आज़ाद हैसियत में जब आप कामयाब हुए, रुकन आप बन गए कौमी असम्बली के, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए टाइम फ्रेम के तहत 3 दिन के अंदर अंदर किसी सियासी जमात में शमूलियत का फैसला करना होता है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आज़ाद अरकान के बारे में कर चुकी। अब ये अमल कानूनी तौर पर मुकम्मल हो चुका और रिवर्स नहीं हो सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई पार्लिमानी शनाख्त है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस होता है और हामिद रज़ा साहब अपनी जमात यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है इसमें जम हो जाए, इत्तेहाद कर लें, और फिर कानून के मुताबिक जो चेयरमैन साहब हैं, जो नई पार्टी जिसको आपने फॉलो करना है, तो ये आईनी तौर पर मुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा कि हामिद रज़ा साहब को आप नाराज करके ये तमाम काम जो है करवा सकें। लेकिन देखना ये होगा कि हामिद रज़ा अपने इस ट्वीट के बाद क्या अमली तौर पर भी कुछ ऐसा कहेंगे, करेंगे जिससे नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचे। इसके लिए हमें जो अगले 3 से 4 रोज हैं इसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खबरें ये आ रही हैं कि ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। ये धड़े जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में प्लांट किया गया, इस सिचुएशन को किसी और की मर्जी के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और इस सवाल का जवाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट इंतखाबात में कितनी मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं, तो इसका जवाब भी आपके सामने रख देते हैं कि पार्टी क़यादत के आपस में इख्तलाफात और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से मखसूस नशिस्तों से महरूमी का मलाल सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है, क्योंकि कोई वाज़ेह समत ना होने और असल क़यादत का जो फुकदान होने की वजह से सूबाई और कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान मैनेज हो सकते हैं। सेनेट में खुफिया वोट डाला जाता है जो ट्रेसेबल नहीं होता, यानी इसका पता नहीं लगाया जा सकता कि किस रुकन ने किस उम्मीदवार को वोट डाला
اور یہ وہی صورتحال ہے جس کا فائدہ کوئی اور جماعت یا فریق جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان نے خود یہ پیشن گوئی کر دی ہے کہ سینٹ انتخابات میں پیسہ چلنے والا ہے اور 2021 کے سینٹ انتخابات میں اس کی متاثر فریق خود پاکستان تحریک انصاف بھی بن چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عددی اکثریت ہونے کے باوجود اسلام آباد کی جو سیٹ پر ڈاکٹر حفیظ شیخ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار یوسف زئی گیلانی سے ہار گئے تھے، اگر سنی اتحاد کونسل والا مسئلہ یوں ہی چلتا رہا تو پھر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز سینٹ انتخابات میں کسی سرپرائز کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، یعنی پارلیمنٹیرینز جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ ویورز، اب سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب کہاں کھڑی ہے؟ مخصوص نشستیں آپ نے کھو دی، سینٹ نشستیں کھونے کا خطرہ موجود ہے۔ عمر ایوب کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن اسپیکر سردار ایاز صادق نے ابھی تک نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ کے جو کے پی کے ہیں علی امین گنڈا پور، ان کے سر پر بھی الیکشن کمیشن سے نااہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے۔ اسد کیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مفاہمت نہیں مزاحمت ہوگی۔ گرینڈ الائنس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ الائنس اس وقت کہاں تک پہنچا ہے۔ ہر لیڈر اپنی بولی اس وقت بول رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات جو ہیں وہ برقرار ہیں اور ایک ٹھہراؤ آتا ہوا ہمیں دکھائی جو ہے وہ نہیں دے رہا۔ اور ویسے ان حالات کے اندر خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ بہت ضروری ہو گئی، پاکستان کے لیے بھی، معیشت کے لیے بھی اور ان کی اپنی پارٹی کے لیے بھی۔ ہمارا سارا فوکس جو ہے نا اس وقت عمران خان کی رہائی پر ہے۔ ہائی کورٹ میں بوگس کیسز کے خلاف اپیل کر رکھی ہے۔ امید ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق انصاف کریں گے۔ یہ علیمہ خان کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے۔ اب عمران خان کی رہائی کیسے ہوگی؟ یہ سوال، اس کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس وقت سائفر اور نیب اور توشہ خانہ کیسز سزاؤں کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، جبکہ غیر شرعی نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں زیر التوا ہے۔ ان تینوں اپیلز کا فیصلہ عمران خان کے حق میں آنے کی صورت میں ہی ان کی رہائی ممکن ہے۔ علیمہ خان کا اشارہ اسی طرف ہے۔ اب سارا فوکس ان تین کیسز کی اپیلوں پر ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب کیا ریلیف دیں گے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب کے حوالے سے جسٹس عامر فاروق کا کردار انتہائی متنازع رہا ماضی میں، اور توشہ خانہ کیس سے لے کر سائفر کیس میں کے ٹرائل میں مختلف اپیلوں پر انہوں نے نہ صرف عمران خان کو ریلیف نہیں دیا بلکہ کئی ہفتے اپیلوں پر فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد جو ہے یہ سنایا گیا۔ اب صورتحال قدر مختلف ہے۔ سائفر کیس اور نیب توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو جیل ٹرائل کے دوران سزا ہو چکی ہے۔ پچھلی سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ، جس میں جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل تھے، سائفر کیس میں عمران کی اپیل کا حق بحال کر چکا ہے اور اب اگلی سماعت 18 مارچ کو ہونا ہے۔ ان دونوں کیسز میں جیل ٹرائلز کے دوران ہونے والی قانونی بے ضابطگیوں اور ٹرائل کورٹ کی جانب سے استغاثہ کے گواہوں پر ملزم کا جو حق جرا ختم کرنے کا اقدام جو جس طرح سے کیا گیا، اب اس پر کئی سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں، جس کا فائدہ بہرحال عمران خان کو ملنا چاہیے۔ اور عامر فاروق کا کردار اب اس تناظر میں خاصا اہم ہو گیا کہ وہ ان قانونی نقائص کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا فیصلہ دیں گے۔ ویورز، آپ کو اس سوال کا جواب بھی میں دے دوں کہ عمران خان کی رہائی کیوں ضروری ہے۔ جو حالات ہیں نا اس وقت پارٹی کے، وہ شدید اختلافات میں یہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں گھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے معاملے پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں اور کنفیوژن بڑھ گئی ہے۔ آخر یہ فیصلہ کس کا تھا؟ شیر افضل مروت اور علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مجلس وحدت المسلمین میں شمولیت کا کہا تھا، جبکہ صاحبزادہ حامد رضا کے بقول عمران خان نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ کیا تھا۔ پارٹی کو ان اختلافات سے نقصان ہو رہا ہے اور فیصلہ سازی پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ معاملہ کوئی اتنا پیچیدہ نہیں ہے۔ خان صاحب جب اگلی ملاقات پر صحافیوں سے ملیں گے تو تمام صحافی جو اسلام آباد میں موجود ہیں انہیں یہ سوال خان صاحب کے سامنے رکھنا چاہیے کہ خان صاحب، مجلس وحدت المسلمین یا پھر سنی اتحاد کونسل، اور یہ کس کا ہے؟ اور میں آپ کو ویورز ایک بات یہ بتا دوں کہ اب پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کو ان کا جو جواب ہے یہ آنے والے دنوں کی سیاست کا تعین بھی کرے گا۔ یہ آپ کو بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ حامد رضا صاحب کا جو ڈسپلن کا معاملہ ہے پارٹی کا، اگر اسے وہ انحراف اگر باقی لوگوں نے کر دیا تو پھر اس کی ایک آئینی اور قانونی قیمت ہے جو آپ کو ادا کرنا پڑے گی۔ کیونکہ جب تک بلے کا نشان بحال ہوا، بلے کے نشان کے بحال ہونے کے بعد اگر آپ کسی پارٹی میں ضم ہونا چاہتے ہیں تو اس کی مرضی شامل ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ این ممکن ہے کہ حامد رضا صاحب کو ہٹانے کے لیے اگر حالات اتنے خراب ہو گئے تو شاید کوئی موو کی جائے، لیکن جو جواب خان صاحب کا صحافیوں کو ملے گا
वहां से मामला जो है वो क्लियर हो जाएंगे। व्यूअर्स, मज़ाहमत करनी है या मफामत, ये भी फैसला नहीं हो पा रहा। ऑपोजिशन जमातों के साथ धांधली इल्जामात पर ग्रैंड अलायंस बनाने के इशू पर भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त एक ऐसी मरकजी शख्सियत की जरूरत है जो ये फैसला कर सके, वो सिर्फ इमरान खान है। और मैं आपको व्यूअर्स ये भी बता दूं कि पार्लियामेंट के अंदर मामला पर भी एक भरपूर रहनुमाई की जरूरत है, जो रोक दी गई मुलाकातें खत्म करके। और इमरान खान की रिहाई से अब किसको खतरा है, क्योंकि खान साहब की रिहाई नहीं हो रही ना, और खतरा किसको है। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक तो जो मिड टर्म इलेक्शन की बात है ना, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो नहीं चाहेंगे कि खान साहब बाहर आएँ, और फिर शहबाज हुकूमत और किसी हद तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जिसके पीटीआई के साथ शदीद इख्तलाफात हैं, और ये अब कोई बात छुपी हुई नहीं है। ताहम इमरान खान की रिहाई की सूरत में ये सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है, और इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत की एक सूरत भी निकल सकती है, क्योंकि बात चीत करना आसान हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि खान साहब को ये बात जो है वो शुरू करनी चाहिए। आप फजल रहमान साहब के पास चलकर गए, आप शहबाज शरीफ, अली अमीन गंडापुर चल के चले गए, उनके पास गए और बात हुई और उन्होंने कहा जी बड़े खुशगवार माहौल में बात हुई। बाहर आप उन्हें बुरा भला कहते हैं और फिर आप जाकर मिले तो यकीनन खुशगवार माहौल ही होगा कि उन्होंने आपको आने दिया, बैठकर आपसे बात की, आपके मैंडेट का एहतराम किया। लेकिन अगर सबसे बात हो सकती है तो मुझे इस सवाल का कोई जवाब दे दे कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात क्यों नहीं हुई। और अब जो नई गेम है उसमें जरदारी साहब जो हैं वो तमाम शॉट्स वो कॉल करेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको ना ये बात भी एक आपके सामने मैं रख दूं, क्योंकि ये जो साइफर सजा है ना, ये जिस जज ने दी थी, अब इस जज की शामत आने वाली है। कुछ दिन पहले एक इंकिशाफ हुआ कि साइफर केस में इमरान खान को सजा देने वाले जज अबुल हसनात किस तरह मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मसूद मुगल को अगली तारीख दी और फिर तारीख के दरमियान ही उनकी जमानत को मुस्तरद कर दिया गया। ना वकला को बुलाया गया, ना कोई दलाइल सुने गए, लेकिन जो आमिर मसूद हैं उनको बुलाए बगैर जो है इस जमानत को मुस्तरद कर दिया। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जी मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने FIRs और केस का रिकॉर्ड तलब किया। और आज अहम खबर यह आई है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को जज अबुल हसनात के मिसकंडक्ट का मामला इंतजामी साइट पर देखने के लिए नोट लिख दिया है। और आमिर मसूद मुगल की जमानत के केस में जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन पर लगने वाले मिसकंडक्ट के इल्जाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी अब इंतजामी साइट पर देखकर ये फैसला करेगी कि वाकई इन्होंने गलती की या नहीं की। इस कमेटी में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं जी, जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी है सीनियर मोस्ट, और फिर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब भी इसमें शामिल हैं। अब व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 12 मार्च को तकरीबन 1:30 बजे होने वाली समात में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से आमिर मसूद मुगल के 4 मुकदमात का रिकॉर्ड फौरी तलब करने के लिए खत लिखने की हदायत की। तो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब जो हैं जी जुडिशल, उन्होंने खत लिखा और अगले रोज यानी 13 मार्च को रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया गया। अदालत को आगाह किया गया कि कल रिकॉर्ड फराहम करने के लिए खत लिख दिया है, जिस पर दोनों जजेस ने कहा कि कल के लिए नहीं बल्कि आज ही 4 बजे तक वो रिकॉर्ड हाई कोर्ट में आ जाना चाहिए। व्यूअर्स, फिर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक नया खत लिखा जो तकरीबन 3:30 बजे जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचता है, जिसमें 4 बजे तक रिकॉर्ड हाई कोर्ट पहुंचाने का हुक्म दिया गया और स्पेशल मैसेंजर के जरिए इस पर अमल दरामद करवाया गया है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये मिसकंडक्ट का मामला जो है ना, ये इतना सादा नहीं है और इसके ऊपर जरूर जो है वो सजा होगी। और ना सिर्फ बल्कि जिस खत में केस का रिकॉर्ड तलब किया गया, इस पर लिखा गया कि दिस मे बी ट्रीटेड एज अ टॉप प्रायोरिटी। रिकॉर्ड फराहमी में महज एक दिन का भी इंतजार ना करने के इकदाम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिसकंडक्ट का मामला देखने के लिए कैसा सख्त नोट लिखा गया और इंतजामी कमेटी इस पर सख्त फैसला अब करेगी। व्यूअर्स, अहम सवाल ये हैं कि इन केसेस में जरूर झोल है, आमिर मसूद मुगल के साथ ज्यादती हुई और इसलिए मामला कमेटी को भेजा गया है। रिकॉर्ड तलब करने के लिए जिस तरह चंद घंटे का वक्त दिया गया, उससे लग रहा है कि जजेस इस पर जल्द अज जल्द जो है वो फैसला करने जा रहे हैं और सजा होगी।
जज अबुल हसनात को लगाने की सिफारिश जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने भी की और 2 बार उनका इन कैमरा ट्रायल का फैसला कलअदम करार दिया गया। यानी वो जस्टिस अबुल हसनात से खुश नहीं है और उनकी कारकर्दगी पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। जज अबुल हसनात अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं और अगर उन पर मिसकंडक्ट साबित हुआ और अगर ऐसा हुआ तो उनके किए गए फैसले भी कलअदम होंगे, जिनमें साइफर केस शामिल है, क्योंकि वकला के पास दलाइल में बहुत जो चीजें मौजूद हैं जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें एक मिसकंडक्ट की शिक भी व्यूअर्स जो है वो शामिल हो गई है। और व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दें कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो क्या फारिग होने जा रहे हैं। ये पेशन गोई जी फैसल वाडा की तरफ से की गई है और फैसल वाडा क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब समझे जाते हैं और जब भी वो ऐसी बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसके पीछे वो तमाम ताकतें बोल रही होती हैं। वो ये कहते हैं जी कि मैं MNA वफाकी वजीर या सेनेटर रहा, सेनेटरशिप के लिए कागजात जमा कराए हैं, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। फैसल वाडा इस वक्त किसी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है, यानी वो एक आज़ाद हैसियत में अपने कागजात जो है जमा करवा रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी और सेनेटर बनाएगी, क्योंकि वो ज़रदारी साहब के ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। हर टॉक शो में वो ज़रदारी की जहानत और फतानत की बात करते हैं। अब फैसल वाडा के मुताबिक अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमज़ान के बाद उनके लिए परेशानियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर पर नाअहली की तलवार लटक रही है। इलेक्शन कमीशन उन्हें किसी भी वक्त नाअहल कर सकता है। इन पर 9 मई के दर्जनों केसेस हैं। इन केसेस में सजा हो गई तो अली अमीन गंडापुर नाअहल हो सकते हैं। व्यूअर्स मैं आपको ये भी बता दूं कि 9 मई के वाकयात के हवाले से आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो होनी चाहिए और वो होगी। 9 मई के वाकयात में मुलविस किसी भी शख्स को रायत नहीं मिलेगी, ये भी उन्होंने कहा। यानी आने वाले दिनों में मजीद आईनी तरामीम जो हैं वो मुतवक्के हैं, कानून साजी होगी, ऑर्डिनेंसेस आएंगे। और इमरान खान के हवाले से वो ये कहते हैं कि मैंने खान साहब को ये समझाया था कि अपने हालात को बदलें, यानी इस्टेब्लिशमेंट की बात को माने। वो ये कहना ये चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मौला जट की सियासत जो है वो शायद उनके मसाइल का हल जो है वो नहीं बन सकती। व्यूअर्स मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूं कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से ना पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार बहुत तगड़ा है, और लेकिन काकड़ साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि कुछ भी ऐन वक्त हो सकता है। सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग की बाकायदा तैयारियां कर ली गई हैं। आम इंतखाबात हों या सेनेट इलेक्शन, खरीदो फरोख्त पाकिस्तान में ये होना कोई नई बात नहीं है। और खान साहब की जो बात है ना कि सेनेट के इंतखाबात में पैसा चलेगा, वोट आप किसको देते हैं किसी को कुछ मालूम नहीं होता, तो पैसे के ज़रिए अब इन इंतखाबात में यानी जो सेनेट के इंतखाबात हैं मर्जी के लोगों को सेनेट में बिठाया जाएगा। व्यूअर्स ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।